बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम लोग अपना MCM 301 का क्विज़ नंबर 2 करेंगे। इसमें भी जो आप लोगों की जो मैं MCQs आपको बताऊंगी, इसमें पक्की बात है कि 8-9 MCQs आपके इसमें से आएंगे। ठीक है, कुछ बच्चों के ना आए तो इधर उधर थोड़े, लेकिन वो मुश्किल नहीं होंगे, आसान होंगे। मैं आपको कंसेप्ट देती जाऊंगी, साथ आपको मुश्किल बिल्कुल भी नहीं होगी। ठीक है, जिन बच्चों को पेड सर्विसेज चाहिए अगर 10/10 मार्क्स के लिए, तो वो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में नंबर मौजूद है, वहाँ से हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आप इस ग्रुप का इस सब्जेक्ट का ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, स्टडी ग्रुप, बिल्कुल वो फ्री है, आप वो ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, और वीडियो देखने के बाद आपने फ़ौरन से अपना क्विज़ कर लेना है, और क्विज़ करने के बाद आपने आके कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है कि आपके कितने MCQs हमारे क्विज़ में से आए थे। ठीक है, तो वीडियो को आपने एंड तक जरूर देखना है। वीडियो को आपने जो है ना वो स्किप नहीं करना। चैनल को सब्सक्राइब आपने लाजमी करना है, और अपने फेलोज में आपने ज़रूर ये वाला चैनल हमारा रिकमेंड भी करना है। ठीक है, हम लोग चलते हैं अपने आज के पहले MCQs की तरफ। सबसे पहला हमारा MCQ है, विच ऑफ द फॉलोइंग पैटर्न इज नॉट अ स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशनल पैटर्न। उन्होंने कहा है कि कौन सा ऑर्गेनाइजेशनल पैटर्न नहीं इसमें जो इंक्लूड होता है, तो वो होता है डिडक्टिव। देखिए चार तरह के ऑर्गेनाइजेशनल पैटर्न होते हैं। अभी आप ये बात माइंड में बिठा लें, क्योंकि इससे रिलेटेड बहुत MCQs होते हैं। देयर आर 4 स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशनल पैटर्न, और उनके नेम होते हैं क्रोनोलॉजिकल, स्पैचियल, टॉपिकल एंड लॉजिकल। ठीक है, ये 4 जो है ना वो ऑर्गेनाइजेशनल पैटर्न्स होते हैं। और उसमें भी जो है जो लॉजिकल होता है ना, उसमें मजीद 4 पैटर्न्स आगे होते हैं। लॉजिकल में काज अफेक्ट भी होता है, प्रॉब्लम सॉल्यूशन भी होता है, डिडक्टिव भी होता है, और इंडक्टिव भी होता है। ठीक है, तो ये जो 4 है ना, ये लॉजिकल में फॉल करते हैं। ये भी अपने बात याद रखिए, इसमें से बहुत MCQs आते हैं। और वैसे जो स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशनल पैटर्न्स होते हैं ना, ये वाले होते हैं। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं। अ प्रेजेंटर हु कंसिस्टेंटली स्पीक्स एट अ रैपिड रेट में बी परसीव्ड एज, यानी कि अगर स्पीकर बहुत ज़्यादा तेज तेज बोलता है तो लोग उसको हर्रिड, इम्पेशेंट और नर्वस समझते हैं। ठीक है, तो ये ऑल ऑफ द अबव ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। Which of the following is usually related to environmental factors that affect communication? कौन सी चीज़ environmental factor से related होती है? environment से जो चीज़ relate होती है ना, जो कि आपकी communication को affect कर रही होगी, वो कोई physical barrier होगा, noise होगा इधर उधर, या इस तरह से कोई और कोई मसला होगा आपके environment के अंदर, that is a physical barrier. Okay, आगे हम चलते हैं। All of the following correct about rules of finding a topic of speech except। देखिए, जब भी speech का आपने topic find करना हो तो उसमें 3 जो है ना आपके मेन रूल होते हैं कि वो वाला टॉपिक आप चूज करें जिसमें आपका इंटरेस्ट है। ठीक है, वो वाला टॉपिक आप चूज करें जिसको आप इजीली जानते हैं और जिसको आप इजीली रिसर्च कर सकते हैं। और तीसरी बात ये है कि टॉपिक जब आपने फाइंड करना है तो जल्दी काम शुरू करें। तो ये तीनों ही इसमें आते हैं। उन्होंने कहा था कि कौन सा इसमें रूल नहीं होता, तो वो इलेक्ट्रॉनिक पीरियोडिकल इंडेक्सेस जो है ना, ये कोई रूल नहीं होता टॉपिक को फाइंड करने का, तो ये इसका करेक्ट आंसर है। आगे चलते बच्चों, द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड इन ओरल स्पीकिंग स्टाइल। जब भी आप लोग ओरली बात कर रहे होते हैं ना, तो मोस्टली आप लंबे सेंटेंसेस नहीं बोलते। ठीक है, तो मोस्टली लॉन्ग सेंटेंसेस आप लोग यूज नहीं करते। आगे चलते बच्चों, द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक पीरियोडिकल इंडेक्सेस। इलेक्ट्रॉनिक की अगर बात करें ना, तो वर्ल्ड वाइड वेब भी इलेक्ट्रॉनिक में आता है, CD-ROM भी, और ऑनलाइन सिस्टम्स भी इलेक्ट्रॉनिक में आते हैं। लेकिन जो जर्नल्स हैं ना, ये इलेक्ट्रॉनिक में नहीं आते, ये बुक फॉर्म में होते हैं। आगे चलते हैं। द टर्म पिच रेफर्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग। पिच का मतलब होता है डिग्री ऑफ हाईनेस और लोनेस ऑफ साउंड, यानी कि अगर जो है ना वो साउंड हाई है या लो है। ठीक है, तो इसमें हाईनेस और लोनेस ये भी आ जाती है, डिग्री ऑफ हाईनेस भी आ जाती है, डिग्री ऑफ लोनेस भी आ जाती है। तो ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शंस इसका जो है ना वो करेक्ट आंसर है। If your objective is to try to change what an audience thinks or does, what should be your general goal or general purpose? यानी कि हमेशा ये बात आप लोगों ने याद रखनी है। यहाँ पे 4 जो है ना जो फॉर्म्स बताई हुई है, मैं आपको इन चारों के बारे में बता देती हूँ, क्योंकि इन चारों से रिलेटेड MCQs आते हैं। देखिए, जब भी आप बात कर रहे होते हैं, आपका अगर मकसद हो कि आपने ऑडियंस को कोई इंस्ट्रक्शंस देनी है, उनको कुछ सिखाना है, तो वहां पे आपका पर्पस क्या होगा? टू टीच। ठीक है, जहां पे आपने अपने ऑडियंस को किसी चीज के बारे में इंफॉर्मेशन देनी हो, तो वहां पे आपका मकसद क्या होगा? टू इन्फॉर्म। ठीक है, जहां पे आपने अपनी ऑडियंस को एंटरटेनमेंट प्रोवाइड करनी हो, ह्यूमर प्रोवाइड करना हो, आपने उनको हंसाना हो, तो दैट इज वहां पे आपका जनरल पर्पस क्या होगा? इंटरटेनमेंट। ठीक है, लेकिन जहां पे आपका ऑब्जेक्टिव होगा कि ऑडियंस की पहले से जो सोच है उसको चेंज करना, ठीक है, ऑडियंस क्या करते हैं उस चीज को चेंज करना,
ठीक है। इस ये जो होती है ना, आप ऑडियंस को परसुएट करने की कोशिश करते हैं, तो वो जो स्पीचेस होती हैं उनको हम लोग परसुएसिव स्पीचेस कहते हैं, और हमारा वहाँ पे जनरल पर्पस होता है टू परसुएट। ठीक है, आगे चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेथड ऑफ अरेंजिंग इन्फॉर्मेशन बाय डिवाइडिंग इट इनटू पार्ट्स। अच्छा, इसमें भी 4 तरह के एमसीक्यूज आते हैं, तो मैं आपको ये चारों बता देती हूँ। देखिए, जहाँ पे भी आप लोग इन्फॉर्मेशन को अरेंज ऐसे करते हैं कि पहले आप इन्फॉर्मेशन को पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, और हर पार्ट की कोई ना कोई आप हेडिंग माइंड में रख के आप मुख्तलिफ पॉइंट्स लिखते हैं। ठीक है, तो जब पार्ट्स में आप डिवाइड कर रहे होते हैं ना, तो वो होता है टॉपिकल पैटर्न। ठीक है, ये अपने बात याद रख, दैट इज अ टॉपिकल पैटर्न। ठीक है। अच्छा, जहाँ पे आप टाइम सीक्वेंस की बेस पे इंफॉर्मेशन लिखते हैं, ठीक है, यानी कि जो चीज़ पहले हुई वो फिर बाद वाली, तो टाइम सीक्वेंस वाले जो पैटर्न होता है वो होता है क्रोनोलॉजिकल पैटर्न। ठीक है। कभी कभार ऐसा होता है कि आप इंफॉर्मेशन को फिजिकल प्रॉपर्टीज की बेस पे लिखते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप किसी मोहल्ले के बारे में लिख रहे हैं, तो जो पहले घर आएगा आप उसके बारे में लिखेंगे, उसके बाद अगला जो घर आएगा उसके बारे में लिखेंगे। ठीक है, या ओवरव्यू आप एक ले ले एक इलाके का, तो यूं फिजिकल प्रॉपर्टीज की बेस पे आप जो इंफॉर्मेशन लिखते हैं ना, वो होती है स्पैटियल पैटर्न। ठीक है, ये हमें बात याद रखनी है। और लॉजिकल पैटर्न जो है ना, इसमें 4 चीज़ें मजीद आ जाती हैं कि जब आप काज इफेक्ट रिलेशनशिप लिख रहे हों, या जब आप लोग कोई भी लॉजिक दे रहे हों, उसके बाद आप अगर प्रॉब्लम सोल्यूशन के बारे में लिख रहे हों, आप कोई डिडक्टिव रीजनिंग दे रहे हों, इंडक्टिव रीजनिंग दे रहे हों, अपनी बात कह रहे हों, अपनी बात आप लोग प्रूव कर रहे हों, दैट इज वो सारी की सारी लॉजिकल पैटर्न में आती हैं। ठीक है, ये बात आप लोगों ने याद रखनी है। तो इसमें से जो लॉजिकल पैटर्न वाला है ना, इसमें से मजीद 4 और एमसीक्यूज आते हैं, वो मैं आपको बता दूं। मैं आप लोगों को इसलिए बता रही हूँ ताकि यही वीडियो आपकी मिड टर्म में काम आनी है। ठीक है, तो मिड टर्म के भी सारे एमसीक्यूज में साथ आपको बता रही हूँ। देखें, लॉजिकल पैटर्न जो होता है ना, उसमें सबसे पहला पॉइंट आता है हमारा प्रॉब्लम और सोल्यूशन का। ठीक है, आपके एमसीक्यूज में आता है कि जहां पे ऑडियंस को प्रॉब्लम के बारे में नहीं पता होता, तो वहां पे आप लोग कौन सा पॉइंट यूज करते हैं, वहां पे आप प्रॉब्लम सोल्यूशन वाला पॉइंट यूज करते हैं। कि लोगों को प्रॉब्लम के बारे में नहीं पता होता, पहले आप लोग प्रॉब्लम बनाते हैं, फिर आप लोग सोल्यूशन बताते हैं। ठीक हो गया। दूसरा आपका एमसीक्यूज इस तरह का आता है कि अगर आपकी ऑडियंस ऑलरेडी इस बात से वाकिफ है कि कोई प्रॉब्लम एग्जिस्ट कर रही है, तो फिर आप लोग कौन सा पॉइंट यूज करते हैं, फिर आप लोग पॉइंट यूज करते हैं काज एंड अफेक्ट का, क्योंकि लोगों को ऑलरेडी पता होता है कि कोई प्रॉब्लम है। आप उनको बताते हैं कि ये जो प्रॉब्लम है इसका ये काजेस हैं और ये वाले इसके अफेक्ट हैं। ठीक है, उसके अलावा फिर आपके जो मजीद 2 और पॉइंट्स होते हैं वो होते हैं डिडक्टिव रीजनिंग वाले और इंडक्टिव रीजनिंग वाले। ठीक है, डिडक्टिव रीजनिंग में ये होता है कि आप जनरल स्टेटमेंट पहले देते हैं, ठीक है, और उसके बाद अपने आप जो है ना वो एक आर्गुमेंट्स वगैरह बाद में देते हैं। और इंडक्टिव में ये होता है कि आर्गुमेंट्स आप पहले दे देते हैं और बाद में जनरल स्टेटमेंट आप लोग बताते हैं। ठीक है, वो हम लोग आगे चल के उसके रिलेटेड एमसीक्यूज आएगा तो हम लोग पढ़ भी लेंगे। आगे चलते हैं। ऑल ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर द पर्पसेस ऑफ फॉर्मिंग एन आउटलाइन फॉर अ स्पीच एक्सेप्ट वन, विच वन इज इट। यानी कि आपको पता है कि स्पीच की जब भी आप लोग आउटलाइन बना रहे होते हैं ना, तो उसके 3 पर्पस होते हैं। एक तो ये है कि आपको स्पीच जब आप लोग डिलीवर कर रहे होते हैं तो उस वक्त एज अ गाइड सर्व करती है। उसके अलावा इट सर्व्स एज अ मॉडल टू चेक योर वर्क, अगर आपने अपना ही काम चेक करना हो तो एक मॉडल की तरह भी काम करती है। इट हेल्प्स टू पुट ऑर्डर टू द इंफॉर्मेशन को अपने ऑर्डर की फॉर्म में, एक ऑर्डर में, एक सीक्वेंस में अगर आप लोगों ने लिखना हो तो भी आउटलाइन आप लोगों की बहुत हेल्प करती है। लेकिन उन्होंने कहा था कि कौन सा पर्पस नहीं करती, तो वो है इट हेल्प्स टू बिल्ड कंफ्यूजन फॉर द लिसनर्स, क्योंकि आउटलाइन जो है ना वो लिसनर्स के लिए कंफ्यूजन का बायस नहीं बनती। तो यही हमारा करेक्ट आंसर है। आगे, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर द टाइप्स ऑफ पीरियोडिकल एक्सेप्ट। पीरियोडिकल्स वो होते हैं जो कि टाइम टू टाइम रेगुलर बेसिस पे आते हैं। उसमें जर्नल्स, मैगजीन्स, न्यूज़पेपर्स, ये सारे पीरियोडिकल्स होते हैं। लेकिन जो नोट कार्ड्स हैं ना, ये पीरियोडिकल्स नहीं होते। अ प्रेजेंटर हु स्पीक्स टू लाउडली मे बी परसीव्ड एज विच ऑफ द फॉलोइंग। जब भी कोई प्रेजेंटर बहुत ज़्यादा ऊंची आवाज़ में बात कर रहा होता है तो वो बम्बास्टिक भी लगता है, एग्रेसिव भी लगता है और इनसेंसिटिव टू लिसनर्स भी लगता है। ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शंस इसका करेक्ट आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट स्टेप टू ओवरकम कम्युनिकेशन बैरियर्स। कम्युनिकेशन में जितने भी बैरियर्स होते हैं उनको ओवरकम करने के लिए सबसे पहला आपका स्टेप ये होता है कि जो सबसे ज्यादा कॉमन बैरियर्स हैं उनको आप रिकॉग्नाइज करें और फिर ये समझें कि उनका कम्युनिकेशन के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट क्या है। ठीक है, तो इसमें करेक्ट आंसर है टू रिकॉग्नाइज द मोस्ट कॉमन बैरियर्स एंड देन अंडरस्टैंड देयर नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन कम्युनिकेशन। ठीक है,
आगे चलते हैं। सिलेक्ट हु और विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल टू इनिशिएट एक्शंस टू ओवरकम फिजिकल बैरियर्स। फिजिकल बैरियर्स जब भी होते हैं तो हमेशा रिसीवर ही उठते हैं उन बैरियर्स को दूर करने के लिए, ये अपने बात याद रखनी है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्किल ऑफ स्पीकिंग इन डिस्टिंक्ट सिलेबल्स, यानी कि वर्ड के जो मुख्तलिफ जो सिलेबल्स होते हैं ना उनको अलग अलग करके सही क्लियरली उनको अदा करना, इसको हम लोग कहते हैं आर्टिकुलेशन। ठीक है, उसके बाद है हाउ कैन द क्रेडिबिलिटी ऑफ अ प्रेजेंटर कैन बी इंक्रीज्ड। किसी भी प्रेजेंटर की क्रेडिबिलिटी कैसे बढ़ जाती है? अगर वो सिंसियरिटी शो करवाए, उसका ड्रेस अच्छा हो, अच्छी तरीके से वो ग्रूम हुआ हो और ऑडियंस की थोड़ी बहुत साथ थोड़ा तारीफ करे, उनको कॉम्प्लीमेंट्स करे, तो ये ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शंस जो है ना इसका करेक्ट आंसर है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्लान एंड रिहर्स्ड स्पीच दैट यूजेस डिफरेंट वर्ड्स ड्यूरिंग रिहर्सल्स। देखें, जो मेमोराइज स्पीच होती है ना वो तो होता है कि पेज के ऊपर एक आपने पहले से याद की होती है पूरी स्पीच और आपने वही वर्ड टू वर्ड बोलनी होती है, क्योंकि आपका मेन वहां पे टेंशन यही होती है कि कहीं मैं स्पीच भूल ना जाऊं, तो इधर उधर से आप दूसरे वर्ड सोच नहीं सकते। ठीक है, तो मैन्यूस्क्रिप्ट स्पीच वो होती है कि आपने एक पेज के ऊपर से जो है ना वो देख के आपने स्पीच कन्वे करनी होती है, उसमें भी आप लोग वर्ड्स को चेंज नहीं कर सकते। इम्प्रॉम्प्टू जो स्पीच होती है उसमें ये वो होती है कि आपको कोई एक दफ़ा कह दे कि फ़ौरन से अभी जो है ना उठ के स्पीच करो, लेकिन आप लोगों की कोई तैयारी नहीं होती, आपको कोई इस चीज़ के लिए तैयार नहीं होता, जैसे इम्प्रॉम्प्टू स्पीच। उसमें भी कोई ये नहीं होता कि आप डिफरेंट वर्ड्स यूज़ करें, क्योंकि ऑलरेडी आप उसी वक्त रिहर्सल तो आपने की नहीं होती। तो वो स्पीच जिसमें आप पूरा प्लानिंग करते हैं कि रिहर्सल्स के दौरान आप डिफरेंट वर्डिंग यूज़ करते हैं, वो होता है एक्सटेम्पोरेनियस स्पीच। ठीक है, तो ये तीनों के तीनों मैंने आप लोगों को ये बता दिया किस किस तरह के होते हैं। तो ये तीनों चार जो है ना ये चारों आप लोगों के एमसीक्यूज आते हैं। उसके बाद द एंटायर फॉलोइंग आर द मेन पॉइंट दैट आर केप्ट इन माइंड व्हाइल डेवलपिंग थीसिस। जब भी आप लोगों ने कोई थीसिस डेवलप करना हो तो आपने ये बात माइंड में रखनी होती है कि आपका थीसिस लॉजिकल होना चाहिए, आपका जो थीसिस है उसके जितने भी पॉइंट्स हैं वो सारे इक्वल इन वैल्यू होने चाहिए और सारे के सारे पॉइंट्स क्लियर होने चाहिए। उन्होंने कहा था कि कौन सा जो है ना वो थीसिस में पॉइंट नहीं होता, तो वो होता है एम्बिग्यूटी, यानी कि आपके थीसिस में एम्बिग्यूटी जो है ना वो नहीं होनी चाहिए। हाउ मेनी पर्पसेस यूर इंट्रोडक्शन शुड हैव। आपके इंट्रोडक्शन के कुल 4 पर्पसेस होते हैं। व्हाट इज द एवरेज रेट ऑफ स्पीच। एवरेज जो रेट ऑफ स्पीच होता है वो होता है 140 वर्ड्स पर मिनट। ये याद करें, आप लोगों को बहुत ज़्यादा रिपीट होता है। व्हेन यूजिंग अ स्टोरी द प्रेजेंटर शुड। देखिए, जब भी आप लोगों ने स्टोरी को यूज़ करना हो स्पीच में तो आप हमेशा पहले स्टोरी बताएं और फिर उसके बाद अपना थीसिस दिखाएं, क्योंकि स्टोरी का मकसद ही यही होता है कि जब आप स्टोरी सुना रहे होते हैं तो जो रीडर्स होते हैं उनका माइंड आपने तैयार करना होता है किसी थीसिस को एक्सेप्ट करने के लिए। तो स्टोरी आप पहले सुनाएं, उसके बाद आप जो है ना थीसिस बयान करें। टेल द स्टोरी फर्स्ट एंड देन शो हाउ इट इलस्ट्रेट्स द थीसिस। उसके बाद है विच वन ऑफ द फॉलोइंग पैटर्न इज स्पेशली इफेक्टिव इफ द ऑडियंस ऑलरेडी नोस दैट द प्रॉब्लम एग्जिस्ट। ये मैं आपको पहले भी बता चुकी है, जब ऑडियंस को पता हो कि ऑलरेडी कोई प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती है तो उस वक्त आपने कॉज इफेक्ट ऑर्डर को यूज करना होता है। उसके बाद है वेयर डज इमीडिएसी कम फ्रॉम ड्यूरिंग अ प्रेजेंटेशन। इमीडिएसी आती है जब आप लोग आई कॉन्टैक्ट मेंटेन रखते हैं, तो सो मेकिंग आई कॉन्टैक्ट इज द गुड आंसर। फिलर्स डैश द कॉन्टीन्यूटी ऑफ कम्युनिकेशन। फिलर्स हमेशा आपकी कम्युनिकेशन की कॉन्टीन्यूटी को इंटरप्ट कर देते हैं। इंटरप्ट द कॉन्टीन्यूटी ऑफ कम्युनिकेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग पैटर्न इज मोस्ट अप्रोप्रिएट व्हेन यू यूज द प्रॉब्लम सॉल्यूशन मेथड। जब आप लोग प्रॉब्लम सॉल्यूशन मेथड यूज करते हैं तो उसमें कौन सा पैटर्न होता है? लॉजिकल पैटर्न होता है। मैंने आप लोगों को बताया लॉजिकल में 4 पॉइंट्स आ जाते हैं। प्रॉब्लम सॉल्यूशन, कॉज इफेक्ट, डिडक्टिव ऑर्डर और इंडक्टिव ऑर्डर। उसके बाद है स्पीच डिजाइन टू चेंज और री इन्फोर्स द ऑडियंस बिलीव्स और एक्शंस। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ परसुएसिव स्पीच। जब भी आप लोग ऑडियंस की बिलीव्स और एक्शंस को चेंज करने की कोशिश करते हैं तो वो क्या होता है? परसुएसिव स्पीच होती है। उसके बाद प्रेजेंटर कैन प्रिपेयर इफेक्टिव रिस्पॉन्सेज टू क्वेश्चंस बाय फॉलोइंग ऑल ऑफ द गिवन स्टेप्स एक्सेप्ट। प्रेजेंटर एक इफेक्टिव रिस्पॉन्स कैसे बना सकता है? सबसे पहले वो एंटीसिपेट करे, आंसर करे, उसके बाद रिहर्सिंग करे। लेकिन रिकॉर्डिंग जो है ना वो इसमें नहीं आता। एंटीसिपेटिंग, आंसरिंग और रिहर्सिंग ये इसमें तीनों इन पॉइंट्स में आ जाते हैं। रिकॉर्डिंग इसमें नहीं आता, तो रिकॉर्डिंग करेक्ट आंसर था। विच ऑफ द फॉलोइंग बैरियर्स आर मोस्ट ऑफन द हार्डेस्ट टू आइडेंटिफाई एंड रिड्यूस और एलिमिनेट। लिसनर बैरियर्स होते हैं, जो यानी कि जो सुनने वाला होता है उसकी तरफ कोई बैरियर्स होते हैं, वो हमेशा मुश्किल होता है उनको आइडेंटिफाई करना और उनको एलिमिनेट करना या ख़त्म करना। Which phrase shows the key rule to make a good speech? जब भी आपने एक अच्छी स्पीच लिखनी है तो मेन आपने जो असूल एक होता है वो अपने माइंड में रखना होता है कि ऑडियंसेस हमेशा उन चीज़ों की ज़्यादा जो है वो केयर करते हैं, उन चीज़ों को ज़्यादा मानते हैं जो कि डायरेक्टली उनको अफेक्ट कर रही होंगी। टू कीप इन माइंड दैट ऑडियंसेस केयर मोस्ट अबाउट थिंग्स दैट डायरेक्टली अफेक्ट देम। ठीक है, ये इसका करेक्ट आंसर है।
उसके बाद Q&A is an observation of question and answer. Select which of the following is the method of arranging your subject's main points in a time sequence. टाइम सीक्वेंस की बेस पे जब भी आप लोग मेन पॉइंट्स को अरेंज कर रहे होते हैं तो वो कौन सा होता है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर होता है. उसके बाद which of the following would be a negative result of failing to analyze the audience properly. नेगेटिव रिजल्ट ये होता है कि जब आप ऑडियंस को प्रॉपरली एनालाइज नहीं करेंगे तो आप ये एज्यूम कर लेंगे कि जो जेंडर स्टीरियोटाइप्स हैं वो बिल्कुल मैंने ठीक लिखे हुए हैं. जार्गोन और वोकैबुलरी आप लोग ऐसे यूज करेंगे कि ऑडियंस के एजुकेशनल लेवल के मुताबिक नहीं होंगी. और दूसरा ये कि उनके रिलीजन और उनके मॉरल बिलीव्स की आप लोग एहतियात नहीं करेंगे. तो ऑल ऑफ द ऑप्शंस जो है ना ये इसका करेक्ट आंसर है. उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं. द थीसिस स्टेटमेंट इज अ डैश ऑफ योर स्पीच. थीसिस स्टेटमेंट हमेशा आपकी पूरी स्पीच का एक कोर आइडिया होता है, एक बॉटम लाइन होती है. कोर आइडिया और बॉटम लाइन इसके जो है ना वो करेक्ट आंसर है. Select which of the following is the practice of altering the tone or pitch of voice to more clearly express or magnify meaning. वो होता है इन्फ्लेक्शन. जब आप अपनी वॉइस की टोन और पिच को ऊपर नीचे उतार चढ़ाव कर रहे होते हैं ताकि आप मीनिंग को अच्छे तरीके से एक्सप्रेस कर सकें. दैट इज अ इन्फ्लेक्शन. An opinion, condition, value, attitude or feeling. All of the following characteristics are expressed in which of the following? That is a thesis statement. Thesis statement ही होता है, उसमें कोई opinion दे रहे होते हैं, कोई condition बता रहे होते हैं, कोई value, कोई attitude, कोई feeling, कुछ भी हो सकता है. A good rule to recall when using statistics is, जब भी आप लोग statistics को यूज कर रहे हैं तो आप statistics के जो numbers होते हैं उनको आप लोग राउंड करें और थोड़े से जो है ना कुछ आप लोग स्टैटिस्टिक्स यूज करें. बहुत ज्यादा भी अगर आप लोग स्टैटिस्टिक्स यूज करेंगे तो वो हमेशा अगले के लिए डिफिकल्ट हो जाता है. ऑडियंस इंफॉर्मेशन सच एज एज, जेंडर, एजुकेशन, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, ये सारे डेमोग्राफिक्स में आते हैं कि आपने डेमोग्राफिक्स जो है अगले बंदे का आपने फाइंड करना होता है. When centering on the audience, you start by finding dash that enables you to identify with them. जब भी आप लोग ऑडियंस के ऊपर तवज्जो दे रहे होते हैं तो आपने स्टार्ट करना होता है कि आप कॉमन ट्रेड्स को आप पहले फाइंड करें. दैट इनेबल्स यू टू आइडेंटिफाई विद देम, जो कि आपको हेल्प करेंगे कि आप उनको अच्छे तरीके से जान सकेंगे. तो सबसे पहले आपने क्या करना होता है, कॉमन ट्रेड्स को आपने फाइंड करना होता है. आर्टिकुलेट स्पीच इज कैरेक्टराइज्ड बाय, आर्टिकुलेट स्पीच वो होती है जिसमें बिल्कुल करेक्ट प्रोनाउंसिएशन होती है और बिल्कुल क्लियर एनंसिएशन होती है. करेक्ट प्रोनाउंसिएशन एंड क्लियर एनंसिएशन. In general, there are dash of newspaper indexes. There are 3 kinds of newspaper indexes is the right answer. ये आप लोगों के आज के टोटल थे एमसीक्यूज. आप लोगों के तकरीबन 7, 8, 9 एमसीक्यूज इसी वीडियो में से जरूर आपके पक्के आएंगे. आपने कमेंट सेक्शन में बताना भी है. आके चैनल को आपने सब्सक्राइब करना नहीं भूलना और आगे आप लोगों ने शेयर भी जरूर करना है. जिस ग्रुप में आप लोग होते हैं वहाँ पे जब भी आप लोगों से बच्चे जो लेक्चर्स वगैरह के बारे में पूछते हैं, इस चैनल पे आप लोगों के जो सब्जेक्ट्स हैं उससे रिलेटेड सारे शॉर्ट लेक्चर्स भी मौजूद हैं. MCM 301 के जो शॉर्ट लेक्चर्स मैंने जो बनाए हैं उसमें सारे आप लोगों के MCQs, शॉर्ट, लॉन्ग क्वेश्चन सब कुछ बीच में पॉइंट आउट किया गया है. डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएंगे पूरी प्ले लिस्ट के जिसके लेक्चर्स हमारे अपलोड हैं. उससे हट के भी किसी सब्जेक्ट के आप लोगों को चाहिए होते हैं तो आप लोग सर्च कर सकते हैं हालिम स्टडी इनसाइट्स चैनल पे. और इसके अलावा आप प्ले लिस्ट में जाके सारी की सारी प्ले लिस्ट भी देख सकते हैं. ग्रुप अगर आप लोग ज्वाइन करना चाहते हैं तो ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं. पेड सर्विसेज आप लोगों को चाहिए असाइनमेंट के लिए, GDPs के लिए, क्विजेस के लिए, तो उसके लिए पेड सर्विसेज भी होती हैं. 100% मार्क्स की गारंटी होती है. उसके लिए भी डिस्क्रिप्शन में नंबर भी मौजूद है, लिंक भी मौजूद है. बाकी जो है इंशाल्लाह अल्लाह ताला आप लोगों के पेपर में मदद फरमाए. थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़.